हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और मैं हूँ आपकी आरजे सिंपल। और ये है पर्दा। हाय सिंपल, हेलो उन्नति। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वही अपना घिसा पिटा काम। मूवी देख रही हूँ, वो भी रिपीट में। रिपीट पे क्यों? हीरो से ज्यादा इम्प्रेस हो? ऐसा नहीं है, मैं हीरो से नहीं इम्प्रेस होती हूँ, मैं तो कहानी के विलन से इम्प्रेस होती हूँ। विलन? हाँ, क्योंकि हीरो को तो सब पसंद करते हैं, विलन को कोई नहीं पसंद करता है, तो मैं सोचती हूँ कि ये काम मैं ही कर लेती हूँ, उसे मैं ही पसंद कर लेती हूँ। और सोचो जरा, ऐसा कोई विलन अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो? कैसा विलन? विलन की बात कर रही हो तुम तो ठीक है, हाँ विलन को ये आ जाए, लेकिन साइको आइको की बात अगर करो तो साइको नहीं चाहिए। ओके, तो अगर एक साइको विलन ही तुम्हारे पीछे आ जाए तो तुम क्या करोगी? साइको विलन अगर मेरे पीछे आ गया तो मैं मर ही जाऊंगी भाई, मेरी रूह कांप जाती है ये साइको विलन और साइको किलर्स का नाम सुन के। तुमने ये साइनाइड मल्लिका का नाम सुना है? साइनाइड तो एक केमिकल है, लेकिन मलिका? हाँ, साइनाइड मल्लिका एक सीरियल किलर है भाई, वो भी हमारे इंडिया की, इंडिया से? बेंगलुरु में। ओह माय गॉड। और ये एक ऐसी महिला है, कहते हैं ना कि महिला को महिला से प्रॉब्लम होती है। सच में तुम्हें मुझसे हो रही है? अभी हम महिला नहीं है ना, जब हम महिला होंगे तो क्या पता हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम हो। तो फिलहाल अभी हम अपना साइड में रखते हैं और मैं बताती हूँ साइनाइड मल्लिका का। ओके। साइनाइड मल्लिका ये साइनाइड को पानी में और खाने में मिला के लेडीज को देती थी, वो भी बेंगलुरु के मंदिरों में वो जाती थी, फीमेल्स को टारगेट करती थी और फिर उसके बाद में उनसे पूजा पाठ भी करवाती थी। ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको उसके पीछे क्या उसका मकसद था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसने ऐसे करके पूजा करवा के फिर साइनाइड वाला पवित्र जल पिला के 6 लेडीज का मर्डर किया, 6 महिलाओं की हत्या की उसने। लेकिन फिर उसके बाद में कहते हैं ना कि रोज का चोर एक दिन पकड़ा जाता है और चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि हाँ, उसने मंदिरों में ऐसा किया, वो पकड़ी गई, लेकिन उसके साथ में उसने 6 हत्या की, फिर भी उसको सजाए मौत ना होके उम्र कैद की सजा दी गई। तो ये थी एक साइको किलर, वो भी औरत। वैसे तुमने कहा कि भाई कितना भी शातिर कोई क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा भी किलर है जिसको आज तक नहीं पकड़ा गया? ऐसा भी किलर है जिसको आज तक नहीं? बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत कर दी हो, या फिर अगर सोचो एक ऐसी हिस्ट्री बने जिसमें किसी ने कोई सुराग ही ना छोड़ा हो, जिसको कभी पकड़ा ही ना गया हो। ऐसी हिस्ट्री तुम किसकी बात कर रही हो? किसी मूवी की या फिर रियलिटी की? एक ऐसी रियलिटी जिससे इंस्पायर्ड होकर एक मूवी बनाई गई। वो मूवी हॉलीवुड की है कि बॉलीवुड की है? बिल्कुल हॉलीवुड की है। ओह, हॉलीवुड की है। कौन सी मूवी की बात कर रही हो तुम? द ज़ोडिएक। द ज़ोडिएक, ये तो राशि वाशी वाला। एक सेकेंड, ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी ना? आई थिंक सो। और तुम ये मत कहना कि ये मूवी रियलिटी पे बेस्ड है। वो जो साइको किलर था, ओ भाई, वो इतना खतरनाक कपल्स को टारगेट करने वाला साइको किलर। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि ये वो मूवी है जो रियलिटी से इंस्पायर्ड है। मैंने ये मूवी बचपन में देखी थी अपने भाई के साथ में। स्टिल मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन ये एक ही शहर में एक्टिव था ना? तुम्हें पता है 1960 के दशक में अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। दहशत का आलम इतना था कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे। दहशत? बहुत ज्यादा। और इसके पीछे वही किलर था जिसकी तुम बात कर रही हो, वो ज़ोडिएक किलर। द ज़ोडिएक किलर। उसका नाम आज तक किसी को पता नहीं चला ना? नहीं, यहाँ तक कि उसने अपना ज़ोडिएक नाम भी खुद ही दिया था। और वो किलर आज तक नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल। और ये मूवी उसी के ऊपर बनी थी। तो ये मूवी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, और जैसे तुम बोल रही हो ये रियलिटी पे इंस्पायर्ड मूवी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी। थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में तुम मुझे एक्सप्लेन करो और फिर मैं ये मूवी जरूर देखूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी से बाहर आना इम्पॉसिबल है। अब जैसे तुमने बोल दिया है वो साइको किलर है और ये रियलिटी पे बेस्ड मूवी है, तो वैसे भी मैं साइकोस को पसंद करना तो भूल ही जाऊंगी। स्टिल अभी कहानी के बारे में बताओ, मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी में हूँ। द ज़ोडिएक किलर, जिसने खुद को ही ये नाम दिया था, अमेरिका का पहला क्लासिक सीरियल कहा जाने वाला था। ये लोग इससे इतना ज्यादा डरते थे, स्पेशली वहाँ की जो पुलिस थी, जो अपने सारे हाथ पैर मार रही थी, अपना सर मार रही थी कि इस केस को कैसे ही सॉल्व कर ले। FBI, CIA सब ने अपनी जान लगा दी, पर आज तक इस तक कोई नहीं पहुंचा। इतना शातिर चोर, मतलब मैं शातिर। ये अब कबूल कर लूं कि चोर कितना भी शातिर हो वो सुराग नहीं भी छोड़ता है। ये कहावत गलत भी है। तो आगे बताओ अब स्टोरी। वक्त था 20 दिसंबर 1968 का, जब डेविड और बेटी, डेविड जो कि 19 साल का था और बेटी जो 16 साल की थी,
उनके लिए रात काफी स्पेशल होने वाली थी। स्पेशल? 16 और 19 साल के बच्चों के लिए कौन सी रात स्पेशल होने वाली थी? क्रिसमस नाइट चल रहा था, यानी कि क्रिसमस का वीक चल रहा था, और इस दौरान डेविड अपनी गर्लफ्रेंड बेटी के साथ पहली बार डेट पे जा रहा था। एक सेकेंड, 16 और 19 साल के बच्चे हैं वो, और वो पहली डेट पे जा रहे थे। डेविड और बेटी जो बहुत खुश थे कि आज ये दोनों लोग पहली बार डेट पे जा रहे हैं। डेविड जिसका प्लान था कि वो अपनी माँ की कार लेगा और अपनी गर्लफ्रेंड बेटी को जाके पिक करेगा, और ऐसा हुआ भी। हाँ, तो उन दोनों का प्लान था कि जब वो साथ में रहेंगे तो वहां से हार्मन्स लेक की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे। बट उन्हें आइडिया नहीं था कि कोई बहुत देर से उनका पीछा कर रहा है। कौन ही पीछा कर रहा होगा? मम्मी की गाड़ी लेके आया था, मम्मी पीछा कर रही होंगी, पापा पीछा कर रहे होंगे। ये इंडिया नहीं है। हाँ, तो वो हम लोग कितने बड़े बच्चे भी नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे मम्मा पापा पीछा कर सकते हैं। ओके, तो तुम आगे सुनो, फिर तुम्हें समझ में आएगा और ये तुम पीछा बात भी कौन कर कर रही रहा हो था। 1960 की। बिल्कुल, तब की बात में तो मम्मा पापा पीछा करेंगे ना। देखते हैं। चलो। तो भाई वो शख्स उनका काफी देर से पीछा कर रहा था, और जैसे ही डेविड ने अपनी गाड़ी उस लेक की तरफ मोड़ी, एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी, और उस गाड़ी में से एक आदमी उतरा। एक आदमी? वो हाँ। लोग उसे जानते थे? नहीं, कौन था? वो आदमी उतरता है और दोनों को बाहर आने के लिए कहता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, कोई अनजान सा शख्स तुम्हारे सामने आए और कहे गाड़ी से बाहर उतरो। मैं कभी नहीं उतरूंगी गाड़ी से। बाहर क्या उतरना है, मैं तो अपनी गाड़ी लेके भाग जाऊंगी ना। ऐसा उन्होंने भी किया, गाड़ी को लॉक किया, बाहर आने से मना कर दिया। बट वो आदमी, उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली और गाड़ी के पीछे वाले टायर पर गोलियां चला दी। क्या? टायर पे गोली मारी? आखिर उनको उन बच्चों से क्या प्रॉब्लम रही होगी? प्रॉब्लम? हाँ। नहीं, अभी तो नहीं बताऊंगी। अभी नहीं बताओगी? फिर कब बताओगी यार? मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गोली मार दो, तुम कह रही हो कि अभी नहीं बताओगी? अरे आगे बढ़ने तो दो। अच्छा ठीक है, बताओ। तो जैसे उनकी गाड़ी पे गोलियां लगती हैं, वो दोनों डर जाते हैं और बाहर निकलते हैं ये पूछने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। डेविड जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, वो सामने खड़ा आदमी डेविड के सर पे गोलियां चला देता है, जिससे ऑन द स्पॉट डेविड की मौत हो जाती है। और इस बात से बेटी इतना डर जाती है कि वो वहां से भागने की भी कोशिश करती है। वो भाग ही रही होती है कि बेटी के पीछे से वो 5 गोलियां चला देता है। तुमने कहा कि उसके सर पे गोलियां चलाई डेविड के, और बेटी के भी उसने 5 गोलियां चलाई भागते हुए। उसके बाद में क्या उम्मीद रख सकते हो भाई? दोनों मर गए क्या? हाँ, और वो शख्स ऐसा लगा था सिर्फ पार्क में घूमने आया है, उसने कुछ नहीं किया। उसे किसी बात का ना डर, ना खौफ, ना दहशत, किसी ने उन्हें ना देखा भी दुख। नहीं? नहीं। अब इससे हम उनकी बदकिस्मती कहें या फिर उस किलर की खुशकिस्मती कहें कि उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। जरूर उस किलर ने पूरी प्लानिंग के साथ में ऐसा किया होगा। उसको वो जगह परफेक्ट लगी होगी और उनसे कोई प्रॉब्लम रही होगी। पक्का? हाँ, शायद इसीलिए वो साइको किलर, क्या पता गोल ओरिएंटेड हो। लेट्स सी। तुम इतना सस्पेंस क्यों दे रही हो मुझे? कुछ क्लियरिफाई क्यों नहीं कर रही हो? अब स्टोरी मैं सुना रही हूँ, तो स्टोरी के एंडिंग पर अगर हम पहले ही पहुंचते हैं तो मजा किरकिरा हो जाता है। अच्छा ठीक है। वहां से वो किलर चला जाता है, और जब पुलिस को खबर मिलती है कि हार्मन लेक की तरफ 2 लाशें हैं, तो पुलिस वहां पहुंचती है और एविडेंस की तलाश में 2 महीने गुजर जाते हैं। पर एविडेंस ना मिलने की वजह से केस ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जैसा तुमने कहा कि वो किलर गाड़ी से आया था, तो गाड़ी के टायर का निशान तो वहां होना चाहिए था, या फिर उसने गोलियां चलाई थी, उससे रिलेटेड कोई एविडेंस तो पुलिस को वहां मिलना ही चाहिए था ना। गाड़ियों की टायर के निशान वहां पर बहुत सारे थे, बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, तो वहां पे किसी एक टायर को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और बेटी के शरीर पे उन्हें 6 गोलियां मिली थी, 5 पीछे से, 1 आगे से। तो उन गोलियों से भी उनको कुछ पता नहीं चला, या फिर वहां पे किसी ने उस किलर को देखा भी नहीं? वो आराम से आया, अपना काम करके और चला गया। 2 महीने गुजर चुके थे, कोई एविडेंस नहीं मिला, एंड पुलिस ने भी सोच लिया था कि नहीं पकड़ा जाएगा। ये कोई ऐसा किलर है जिसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही थी, इसने लोगों को मारा। और सभी लोग इस केस को ऑलमोस्ट भूल चुके थे। केस ठंडा पड़ गया, लोग भूल चुके, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद में यहीं से शुरू हुई अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे शातिर किलर की कहानी। वक्त आ चुका था 4 जुलाई 1969 का, जब एक और कपल, डार्लिन और माइकल, अपनी कार के अंदर एक पार्किंग एरिया में बैठे थे। तब उन्होंने देखा था कि सामने से एक गाड़ी आई है। फिर से एक गाड़ी? माइकल और डार्लिन बैठ के बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो कार उनसे बस कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गई। माइकल ने अपनी गर्लफ्रेंड डार्लिन की तरफ देखा और सवाल किया, क्या तुम इसे जानती हो?
डार्लिन ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। माइकल कहता है, ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। और इतने में वो कार रिवर्स गियर लेती है और वहां से बाहर चली जाती है। वाह, ये लोग बच गए ना। एंड कुछ ही सेकंड बाद वो कार दोबारा से एंटर होती है। क्यों, वो अपना वेपन लाना भूल गया था शायद। मे बी, या फिर वो ये देख रहा था कि आसपास कोई है तो नहीं। वो साइको था, उसको उनको मारना ही था, तो आसपास देखने की क्या जरूरत थी फिलहाल। हाँ, तो वो चलो। कोई मूवी की शूटिंग थोड़ी ना कर रहा था जो कैमरामैन, साउंडमैन, लाइटमैन सबको लेके बैठेगा। ठीक है ना, मेरी ये फालतू के क्वेश्चंस पे मत जा। एंड इस बार जब वो गाड़ी आती है तब उसके अंदर से एक क्रीपी सा आदमी उतरता है जो दिखने में मोटा ताजा था। एंड जब वो आदमी उतरता है तो इस बार वो कार के पास जाता है। एंड इस बार वो आदमी सीधे माइकल के पास जाता है जो कि ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है। उसके पास जाके इशारा करता है कि विंडो का शीशा नीचे करो। फिर से सेम पैटर्न। माइकल ये पूछने के लिए कि हाँ क्या हुआ है, क्या पता उसे कोई मदद चाहिए हो, वो अपने गाड़ी का शीशा नीचे करता है। और बेचारा। शायद ये उसकी गलती थी या फिर कह सकते हैं कुछ भी होने वाला था। तब फिर जैसे ही माइकल अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है उसके ऊपर गोलियों की बरसात हो जाती है। सच में ये किलर तो सच में अनप्रेडिक्टेबल है। आगे क्या हुआ था? डार्लिन जो कि माइकल के बगल में बैठी थी और उसके पास एक आइडिया आया कि वो अभी आगे वाली सीट की तरफ है तो मैं पीछे से भाग सकती हूँ, बैक डोर खोल के मैं भाग सकती हूँ। और उसने वैसा ही किया और वो किलर वहां से घूम के आता है, गाड़ी का गेट खोलता है और डार्लिन के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। बेचारी डार्लिन को क्या पता था कि इस किलर के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। एंड इसके बाद जब उसे लगता है कि ये दोनों मर चुके हैं, वो वहां से अपनी गाड़ी लेता है और सीधे एक फोन बूथ के पास जाता है। किस लिए? फोन बूथ पर जाके वो डायल करता है 911 पुलिस को। और पुलिस जैसे वो कॉल उठाती है उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, एक मिस्टीरियस सी आवाज जो ये कहती है कि आप एक पार्किंग लॉन में जाइए, वहां पर एक ब्राउन कलर की कार में आपको 2 बच्चों की लाशें मिलेंगी जिन्हें मैंने अभी अभी मारा है। क्या? खुद ही मार रहा है, खुद ही इत्तला भी कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे क्या हुआ? एंड पुलिस ऑफ कोर्स कि ऐसा वाहियात सा मजाक कौन कर सकता है, उन्होंने भी वैसा ही किया। पूछा, तुम कौन बोल रहे हो? आवाज बोलती है, ज़ोडिएक किलर। मैं द ज़ोडिएक किलर। ओह वाओ। फिर इसके बाद वो फोन रख के चला जाता है एंड पुलिस अपनी गाड़ी उठाकर तुरंत उस क्राइम सीन पर पहुंचती है ये चेक करने के लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई थी। और जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वहां पर 2 लोग हैं जो पूरी तरह से घायल हैं पर अभी जिंदा हैं। अभी जिंदा है, इसका मतलब इन लोग की किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि मरते मरते बच गए। अब पुलिस तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और माइकल और डार्लिन को तुरंत एम्बुलेंस में लोड किया जाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागा जाता है। बदकिस्मती से डार्लिन रास्ते में मर जाती है। ओह नो। एंड माइकल बच जाता है। तो माइकल ने तो उस किलर को देखा होगा ना? हाँ, माइकल जैसे ही होश में आता है उसे लगता है कि अब वो पुलिस को बयान दे सकता है। पुलिस तुरंत माइकल के पास जाती है और माइकल से पूछती है क्या था, कौन था, कैसा दिखता था। और माइकल उस किलर का एक स्केच बनवाता है जो कि अब पुलिस के पास था और पुलिस वालों ने हर एक स्टेशन में, हर एक पुलिस स्टेशन में उस स्केच को भेज दिया था कि अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। फाइनली सुराग मिल गया, वो भी स्केच। इंसान का चेहरे से ही पता चल जाएगा, अब तो ये पकड़ा जाएगा। आगे क्या हुआ? पुलिस उस स्केच को तो रख लेती है और सबको बता भी देती है किसे गिरफ्तार करना है, बट वो इंसान किसी को नजर ही नहीं आया। जरूर उसने मास्क लगा के रखा होगा। एंड 4 जुलाई के मर्डर के बाद वक्त आ जाता है 1 अगस्त 1969 का, यानी कि सिर्फ 1 महीना ही बीता था कि ज़ोडिएक किलर टाइम्स हार्लेट, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और मीडिया के पास कुछ लेटर्स और पहेलियां भेजता है। उसका मकसद क्या था? वो किलिंग भी कर रहा था, वो मर्डर्स भी कर रहा था, फिर उसके बाद में वो कोर्ट्स सेंड कर रहा था, लेटर्स सेंड कर रहा था। क्या किसी साइको किलर ने पहले भी ऐसा किया था अमेरिका में? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कोई साइको किलर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना पसंद करेगा। तो वो खुद ही से मोटिवेट हुआ था। स्टिल चलो आगे बढ़ते हैं। वो जो लेटर्स मीडिया और सभी लोगों के पास पहुंचे थे उनमें कोड वर्ड्स लिखे थे जिन्हें सॉल्व करना था। और मीडिया, जैसे कि हमारी मीडिया है, जरा सी खबर को पूरे शहर में आग बना के फैला देती है। ऐसे वहां भी हुआ। मीडिया ने पूरे शहर में वो पहेलियां भेज दी और कहा
इसको जो सॉल्व करेगा वो मुझे आकर बताएगा। पूरे शहर से सिर्फ एक कपल सामने आता है जो इस बात का दावा करता है कि उसने इन पहेलियों को, इन क्रिप्टो वर्ड्स को सॉल्व कर लिया है। ओह वाह, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें वही लिखा था जो तुम थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि इसका मोटिव क्या था। ओह फाइनली कुछ तो पता चला। उसमें लिखा था, आई लाइक किलिंग पीपल व्हाट? बिकॉज इट इज सो मच फन। इट इज मोर फन देन किलिंग वाइल्ड गेम इन द फॉरेस्ट। ये साइको सच में मेरे ही जैसा है। जैसे मुझे ये साइकोस की मूवीज देखना अच्छा लगता है, वैसे इस साइको को, इंसानों को मारना अच्छा लगता है। हाँ, कितना वाहियात साइको है ये। वो कह रहा था मुझे लोगों को मारना पसंद है, लोगों का शिकार करना पसंद है। लोगों का शिकार करना इतना फन है, इतना फन है इसमें, इतना फन तो किसी जानवर का शिकार करने में भी नहीं। मेरी तो रूह सी कांप गई है। उसके आगे क्या हुआ था? और फिर वो पकड़ा गया क्या? उसी के आगे उसमें कुछ और भी बोला गया था। अभी बचा है? हम्म। क्या हुआ? ये तो सिर्फ उसका एक छोटा सा मोटिव था कि उसे लोगों को मारना पसंद है। उसके आगे का मैसेज और भी ज्यादा हिला ऐसा देने लग रहा वाला है कि उसको गर्मियों में आम खाना पसंद है, ऐसे बोल रहा है। उसमें लिखा था कि जब मैं दोबारा जन्म लूंगा तब यही लोग जिन्हें मैं मार रहा हूँ ये मेरे गुलाम बनेंगे। उफ, ये पुनर्जन्म और ये गुलामी। और साथ में लिखा था कि मैं अपना नाम तुम्हें इसीलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे मेरे गुलामों को बनाने से रोकने की कोशिश करोगे। बहुत ही बढ़िया। फिर क्या हुआ था? मीडिया के पास इन लेटर को भेजने का मतलब उसे फेमस होना भी था। एंड मेरे ख्याल से लोगों के बीच में वो अपना एक दहशत बैठाना चाहता था कि अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम कहीं भी मारे जा सकते हो। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो इंडिया में इमरजेंसी नहीं लगा था, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहता है और अपने आप को भगवान घोषित करना चाहता है। हे भगवान। और What is कहीं ना this? कहीं मुझे ये लग रहा है ना कि ये जो लेटर्स आए थे ये पुलिस के लिए एक चैलेंज भी थे और उन्हें वो नीचा भी दिखा रहा था। चैलेंज था कि मैं तुम्हें सारे एविडेंस दे रहा हूँ, अब तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। इन लेटर्स के आने के कुछ महीनों बाद ही यानी कि 27 सितंबर 1969 में एक फिर से एक कपल को टारगेट किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। फिर से एक कपल? एक सेकेंड, तुम ये कह रहे हो ये साइको किलर, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एकदम गोल ओरिएंटेड साइको किलर है? ये सिर्फ कपल्स को टारगेट कर रहा है और कपल्स पे ही शूट कर रहा है। शायद ऐसा पुलिस को भी लगा था। उसको कपल्स से क्या प्रॉब्लम थी? शायद उसको कपल्स से ही प्रॉब्लम थी। आगे स्टोरी में देखते हैं क्या हुआ है। उसने इस बार जिसका मर्डर किया था वो कॉलेज कपल थे, यानी कि उनका नाम था ब्रायन और सिसिलिया। इन दोनों का भी प्लान था प्राइवेसी के लिए जाना और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। दोनों आराम से अपनी कार में बैठ के निकल चुके थे लेक बेरियासा के पास और दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे। बड़े ही आराम से सिसिलिया अपने हाथ को, अपने सर को अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन के सीने पर रख के उसकी आंखों में देख के उससे बात कर रही थी। कितना रोमांटिक सिनेरियो था। उनको क्या पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये सब सुन के ना मैं तो कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं जाऊंगी। मैं कभी प्राइवेसी के लिए नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर वालों से हाथ पैर जोड़ लूंगी कि मुझे घर पे ही प्राइवेसी दे दो, मुझे बाहर नहीं जाना। उफ, आगे क्या हुआ था फिर? वो लोग बच के निकले क्या? ब्रायन और सिसिलिया जो आपस में खोए हुए थे, इतने में ब्रायन की नजर पड़ती है कि सामने से एक बड़ा ही क्रीपी सा इंसान आ रहा है जिसने एक मास्क पहना है। मास्क पे एक साइन है जो शायद उस ज़ोडिएक किलर का साइन था। तो उसने पिछले केस में तो मास्क नहीं पहन के रखा था ना। इस बार वो अपना साइन लेके घूम रहा था क्योंकि वक्त दिन का था। एंड ब्रायन को उसके हाथ में चाकू दिखता है। इस बात से ब्रायन डर जाता है और तुरंत ही वहां पे खड़ा होता है। सिसिलिया भी खड़ी होती है और वो दोनों, उनके पास जितना भी पैसा होता है, जितना कैश होता है, जितनी भी कीमती सामान होते हैं, फोन, अपनी घड़ी, सब निकाल कर दूर फेंक देते हैं कि हो सकता है ये आदमी सिर्फ लूटने आया हो और लूट के चला जाएगा। उनको क्या पता कि मामला लूट का नहीं है, मामला तो मजे का है, इंसानों का खून करने का है। उस आदमी का जो प्लान था उसने बस कुछ ही सेकंड्स में उसे क्लियर कर दिया। उसने ब्रायन के सामने रस्सियां फेंकी प्लास्टिक की और कहा, हाथ बांधो। सिसिलिया के हाथ बांधो। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ बांधे पीछे की तरफ और ब्रायन के हाथ उस आदमी ने बांधे और उसके पास जो चाकू था उसे निकाल कर उन पर सीधे अटैक कर दिया। बहुत बुरी तरह से घायल होने के बाद वो दोनों गिर चुके थे और जब उसे लगा कि ये दोनों मर चुके हैं वो उनकी कार के पास गया और कार के पास जाकर
उसने मर्डर करने की जगह, नाम, किस वेपन का यूज किया, टाइम, सब कुछ लिख दिया और ओह। वहां से चला गया। मतलब इंफॉर्मेशन देने का तरीका हर केस में इसका अलग है। हाँ, एंड इस बार उस लेक की तरफ एक मछुआरा आ रहा होता है और वो उसे देखता है कि यहाँ पर तो 2 लोगों की लाशें हैं। अब जब हम ऐसे सीन्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली। वो भी कुछ देर के लिए डर गया था। उसने डरते डरते तुरंत फोन मिलाया 911 को और एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस आती है, पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस दोनों को लेकर जाती है और एम्बुलेंस में जब चेक किया जाता है तब सिसिलिया की मौत हो चुकी होती है, लेकिन ब्रायन की सांसें अभी भी चल रही थी। एक सेकेंड, दोनों केस में ऐसा क्यों हुआ कि मतलब हर एक केस में, तीनों केस में लड़की तो ऑन द स्पॉट वाला हिसाब हुआ कि मर गई, लेकिन लड़का बच जा रहा है। अब तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कहीं इसको सिर्फ लड़कियों से ही तो नहीं प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है कि पास्ट में इसको कोई लड़की धोखा दे के चली गई हो या फिर किसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया हो। और एक चीज मुझे और नहीं समझ में आ रही है कि ये इतने क्लूज देते जा रहा है, क्लूज पे क्लूज देते जा रहा है, स्टिल पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। जब मैं इसको पढ़ रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था ये इंसान नहीं, कोई एलियन टाइप है, क्योंकि हाँ, भाई ऐसे मेरे shadow शहर सा। हाँ मेरे शहर में अगर कोई ऐसा रहता है और कोई मर्डर करके घूम रहा है, उसका स्केच है, सभी के पास उसका स्केच है, वो एविडेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। ऑब्वियसली, मतलब एक शैडो जैसा है ये कि आता है, कांड करता है और छू मंतर हो जाता है। ये आया, इसने मर्डर किया, इंफॉर्मेशंस दी और गायब। खैर, यहाँ पे ब्रायन जिसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो जिंदा बच जाता है। जब उसे होश आता है तो वो तुरंत ही एक स्केच बनवाता है। वो बताता है कि वो इंसान कैसा दिखता था, एंड ये स्केच पहले वाले स्केच से हूबहू मैच कर रहा था। ओह वाह, थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है कि ये किलर बच के किधर जाएगा, अब तो जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? पुलिस को अब एक आइडिया मिल चुका था कि वो जिससे डील कर रहे हैं वो कोई आम किलर नहीं, वो कोई रैंडम किलर नहीं, वो एक साइको सीरियल किलर है जो कपल्स को टारगेट कर रहा है। वो भी तब जब वीकेंड आता है, हॉलीडेज आते हैं और जब वो प्राइवेसी की तलाश में शाम के वक्त अक्सर बाहर जाते हैं। बड़ी जल्दी पता चल गया पुलिस को कि वो एक साइको किलर है। एंड पुलिस को भी हमारी तरह यही लगा कि भाई इस किलर को शायद कपल से, स्पेशली लड़कियों से कुछ ज्यादा दुश्मनी है, क्योंकि लड़कियों पर इतनी बुरी तरह से हमले किए जाते हैं कि वो ऑन द स्पॉट मारी जाती हैं, वहीं पर लड़के सरवाइव कर लेते हैं। वो खुद एक लड़का है ना किलर, तो लड़कों पे थोड़ी सी रहम खा जाता होगा। और क्या ही बताऊं मैं। अब जैसा कि हमने सोचा, तुमने सोचा कि लड़कियों से दिक्कत है, हो सकता है कपल से दिक्कत है। पुलिस भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रही थी। पुलिस ने अपनी टीम को भेज दिया हर उस जगह पर जहाँ पे कपल्स आते थे शाम के वक्त में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, जहाँ पर लोग अक्सर आते थे और ऑफ कोर्स सिर्फ कपल, बाकी लोग नहीं, सिंगल नहीं जाते थे भाई, उनको जलन होती थी। बार बार तुम कपल्स पे इतना पॉज क्योंकि तुम करती सिंगल हो ना, इसीलिए। तुम्हें क्या पता सिंगल होने के कितने फायदे होते हैं। ऐसे हम लेक पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं जाते और हमारे साथ में कुछ कुछ लोचा बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम क्लीन शीट। एंड यही पुलिस को भी लग रहा था। पुलिस ने अपने सारे पहरे बैठा रखे थे कि पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें पता चलता है कि भाई एक हाईवे पर एक कैब ड्राइवर का मर्डर कर दिया गया है। ओफो, पैटर्न बदल गया। ये किलर चाहता क्या था भाई? दुनिया से कुछ चाहता था, पुलिस से कुछ चाहता था, वहाँ के गवर्नमेंट से कुछ चाहता था। इससे क्या चाहता था? इसको कुछ बताना तो चाहिए था। पहेलियों पे पहेलियां, कंफ्यूजन्स पे कंफ्यूजन्स क्रिएट करता जा रहा है। बस उसको मजा आ रहा है लोगों को मारने में। उसने बहुत पहले क्लियर नहीं किया था कि उसे लोगों का शिकार करना पसंद है। उसने कहीं ये नहीं कहा था कि उसे कपल्स का शिकार करना पसंद है। हाँ, उसको लोगों का शिकार करना पसंद है, लेकिन मुझे अभी भी इतना कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि वो ऐसे, मुझे तो अभी भी ये लगता है कि वो प्लानिंग करके मारता था। मुझे लगता है वो प्लान मर्डर का करता था, बस विक्टिम कौन होगा इसका प्लान उसने कभी नहीं किया। क्या पता वो किसी स्कूल का टीचर हो, क्या पता वो कोई ऑफिसर हो, क्या पता किसी का अंकल हो, वो कोई भी हो सकता है। दिन में कोई और रात में साइको किलर। ये कोई के ड्रामा नहीं चल रहा है डियर। एंड मुझे नहीं लगता कि उसके पास सीरियसली कोई जॉब थी, क्योंकि 15 पेज की पहेली, वो भी क्रिप्टो में बनाना आसान होता है क्या? उस पे जॉब हो चाहे ना हो, उस पे रिश्ते तो होंगे। Who knows?
क्या उसके पता। रिश्तों को तो पता होगा कि वो कैसा है, ऐसा साइको। हम वैसे तो हम कहते हैं कि हर विलन की एक बैक स्टोरी होती है, या तो वो सोसाइटी द्वारा बनाए जाते हैं या उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है। हाँ, बट यहाँ पर तो उसकी बैक स्टोरी का नामो निशान ही नहीं है। एंड इस कैब ड्राइवर की जब हत्या की गई थी तो ये पहले वाले केस से सिर्फ 2 हफ्ते बाद की गई थी, यानी कि 11 सितंबर को की गई थी। कोई टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है। 6-7 महीने पे मर्डर कर रहा है, फिर 2 महीने पे मर्डर कर रहा है, फिर 1 ही महीने पे मर्डर कर रहा है, और अब 2 हफ्ते की बात करी हो ना तुम। हाँ, 2 2 हफ्ते। हफ्ते के गैप में उसने मर्डर किया। 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर 1969 को उसने अपना ये वाला क्राइम या फिर कहें तो कांड किया था। एंड इस बार उसकी एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ जाने वाली थी, बट नहीं पड़ी। तुम कितना सस्पेंस के साथ में बोलने चलती हो कि ये होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इस बार जब वो कैब ड्राइवर के ऊपर अटैक कर रहा था, उसे मार रहा था, तब बगल में जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसमें 2 बच्चे खेल रहे ओह थे। शिट, अब ये मत बोलना कि वो उन बच्चों पे अटैक करने वाला था। नहीं नहीं नहीं, बच्चों पर अटैक तो नहीं करने वाला था, लेकिन उन बच्चों ने अटैक करते हुए ओह। उसे देख जरूर लिया था। एक 13 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, दोनों ने देख लिया और तुरंत ही डरते डरते पुलिस को फोन मिलाया और सीधे बताया कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है। पुलिस जब वहाँ गई, उन बच्चों से पूछा वो इंसान कैसा दिखता था। उन्होंने पुलिस को सब बताया, लेकिन गलती कर दी। उन्होंने कहा कि वो इंसान एक ब्लैक मैन था, एक काला आदमी था। जैसे कि तुमने बताया कि वो अपना मास्क लगाना भी शुरू कर दिया था, अपने सिंबल वाला, तो उस टाइम पे उसने नहीं लगा रखा था क्या? नहीं। अब तो पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया होगा। हाँ, अब कैब ड्राइवर के कैब में जाकर जब एविडेंस ढूंढा गया तब एक फिंगरप्रिंट मिला। फिंगरप्रिंट उठा लिया गया एंड टीम पुलिस की जो सभी को पकड़ के चेक कर रही थी, उन्होंने एक आदमी को और चेक किया और उसे जाने दिया। कुछ दिन के बाद ही, या फिर कहें तो कुछ वक्त के बाद ही, उनके पास एक लेटर आता है जिसमें उनका मजाक बनाया जा रहा होता है। और उस लेटर को भेजने वाला कोई और नहीं, वो किलर ही होता है, ज़ोडिएक। और वो कहता है, कैसे बेवकूफ इंसान हो तुम मेरे पास आए, मुझसे पूछा, मुझसे बात की और मुझे तुमने जाने दिया। मुझे भी यहाँ बेवकूफी ही लग रही है। आपको बच्चों ने कॉल करके बताया, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगा होगा उस सेम लोकेशन पे पहुंचने में। आप किलर से मिले भी और आपने उस किलर को जाने भी दिया। रीजन पता क्या था? रीजन क्या था? कि वो काला आदमी नहीं था और बच्चों ने बोला था कि वो ब्लैक मैन है, और बस यही एक रीजन था जो पुलिस वालों ने उस आदमी को जाने दिया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो चाहते थे तो रोक सकते थे, अगला कोई भी क्राइम होने से रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था, बट क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो आदमी आराम से चला गया। अगर वो चेक कर लेते, उसको पूरी तरह से चेक किया जाता, तो कहीं ना कहीं वो गन उसकी पॉकेट में मिल जाती। ऑब्वियसली वेपन यूज किया था किलर ने। ऐसा तो है नहीं कि हाथों से मारे थे, कहीं ना कहीं ब्लड भी लगा हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा सुराग होता जो पुलिस को जरूर दिखता, लेकिन इग्नोर इट, आगे बढ़ते हैं। वहाँ की सारी जनता सब यही चाहती थी कि अब ज़ोडिएक किलर को कैसे न कैसे पकड़ लिया जाए और अब कोई नया क्राइम ना हो। कुछ वक्त के बाद पुलिस को एक नया लेटर आया जिसमें उनका मजाक बनाया दोबारा से, और इस बार साथ में नीचे एक वार्निंग लिखी हुई थी। वार्निंग में था कि अब वो बच्चों पर अटैक करेगा। एक सेकेंड, ये किलर पुलिस का मजाक बनाना चाह रहा है या फिर लोगों की हत्या करना चाह रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं, वो शायद अपनी दहशत फैला रहा है। और इस बार जब उसने ये कहा कि वो बच्चों पर हमला करेगा तो पेरेंट्स, पुलिस, सभी लोग काफी डर चुके थे। जब बच्चे स्कूल जाते थे तब उनके आगे पीछे उनकी बस को घेर कर पुलिस चलती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वीआईपी गुजर रहा हो। मुझे तो डर का माहौल लग रहा है। मुझे तो खूबसूरत नजारा ही लग रहा है ना, इतने लोग आसपास रहेंगे, फिर किलर किधर से आएगा? वो तो सुनसान जगह पे अटैक करता है ना। अच्छा जी, बट तुम्हें ये इस बात का डर नहीं लग रहा है कि कोई इंसान पूरे शहर की पुलिस को उनकी नींद उड़ा सकता है, उन्हें इतना ज्यादा काम करने पे मजबूर कर सकता है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर अब बस वालों के साथ साथ घूम रहे हैं ताकि किसी पर भी अटैक ना हो? क्योंकि अब अगर अटैक हो गया तो कहीं ना कहीं पुलिस का नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाता। तो तुम ऐसे बोल रही हो कि वो अपना काम छोड़ के बस में जा रहे हैं, तो पुलिस की तो ड्यूटी ही यही है ना, लोगों को बचाने की, उन्नति। एंड जब और नीचे उस लेटर को पढ़ा गया तब उन्हें मिलता है कि जिसमें वो ज़ोडिएक कह रहा है कि मैंने एक बॉम्ब बना लिया है, अब विस्फोट करने और वाला उस हूँ। बॉम्ब को कैसे बनाया है इसका तरीका भी उसने लिखा था, और साथ ही ये बताया था कि ये बॉम्ब उसने अपने बेसमेंट में रखा है। एंड यहाँ पर पुलिस को थोड़ी सी राहत मिलती है, बेसमेंट, क्योंकि वहां पर
उस वक्त में अमेरिका में इतने बेसमेंट वाले घर नहीं थे। ओह, अब पकड़ना आसान था। उस शहर में हर एक बेसमेंट वाले घरों को छानबीन करना शुरू कर दिया गया कि किसके बेसमेंट में क्या है। हर एक घर में पुलिस जा रही थी जहाँ जहाँ पे उन्हें पता चल रहा था कि इस घर के अंदर बेसमेंट है, और ढूंढ रही थी कि वो किलर कहाँ है। लेकिन नहीं मिला। एज यूजुअल किलर शातिर था। कितना माइंडेड साइको है। साइकोस भी इतने माइंडेड होते हैं। इतने ही माइंडेड होते हैं तभी तो साइकोस होते हैं। चल, कुछ ही वक्त के बाद पुलिस के पास एक महिला आती है जो ये शिकायत लेकर आती है कि जब वो अपनी बेटी को लेकर रास्ते से गुजर रही थी, उसे वहां पर एक आदमी ने हमला किया और किडनैप करने की कोशिश की। वो अपनी चलती गाड़ी से अपने एक हाथ में अपनी बेटी को लेकर उस गाड़ी से कूद गई और अपनी जान बचा ली। इस घटना के बाद ज़ोडिएक किलर बस 4 साल तक पुलिस को सिर्फ और सिर्फ लेटर्स लिखता रहा, जिसमें वो अपने कन्फेशंस, रैंडम मूवी के रिव्यूज दे रहा था, बता रहा था कि मैंने बॉम्ब बनाया है, बॉम्ब की लोकेशन देता। जब पुलिस वहां जाती तब उसे कोई बॉम्ब नहीं मिलता। ज़ोडिएक किलर ने अपनी आखिरी चिट्ठी पुलिस को 30 जनवरी 1964 यानी कि कहें तो 1974 को लिखी थी, जिसमें उसने अपना स्कोर बताया था, खुद का 37, पुलिस का 0। ये अब सिर्फ लेटर्स भेजता था और इसके बाद में अब इसने मर्डर्स नहीं किए। हाँ, क्योंकि उसे उसके लास्ट लेटर में एक बड़ा ही प्यारा सा, या फिर कहें तो एक सुकून भरा लाइन लिखी हुई थी कि मैंने अपने लिए जितने गुलाम इकट्ठे करने थे कर लिए, अब मुझे कोई शौक नहीं है। पर उसकी दहशत इतनी थी कि 4 साल तक जैसे ही वो एक लेटर भेजता और जिसमें उसने बॉम्ब की लोकेशन बताई होती, पुलिस तुरंत उस बॉम्ब की लोकेशन के लिए पहुंच जाती, चेक करने के लिए कि क्या सच है। बट पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और वो वापस आ जाती। लेकिन क्या पुलिस के पास इतना प्रूफ था कि वो जो लेटर्स आ रहे हैं वो ज़ोडिएक किलर ही दे रहा है? हाँ, उसके नाम पे कोई भी दे सकता है ना, ये अफवाहें तो फैला ही सकते हैं लोग। बट वो किलर वो सारी डिटेल्स बता रहा था जो सिर्फ एक किलर को ही पता होगा। तुम क्या कहना चाह रही हो कि उसने लेटर्स दिए? उसने अपने 37 स्कोर बताए, जिसको माना जाता है कि उसने 37 लोगों का मर्डर किया था। और वो छोटी छोटी डिटेल्स जो उसने मर्डर के वक्त की होंगी या फिर नोटिस की होंगी कि उस इंसान ने क्या पहना है, वक्त क्या था, गाड़ी का रंग क्या था, वेपन कौन सा था, उसने कैसे मारा, ये सब उसी को पता होगा ना जिसने उसकी हत्या की है। पॉइंट। और यही डिटेल्स हर लेटर के अंदर मिलती थी। जब वो अपने कन्फेशन लेटर लिखता था, जब वो ये बताता था कि मैंने इसका मर्डर किया है, उसके मर्डर करने का तरीका ये था, और इसीलिए पुलिस को 100% गारंटी थी कि ये ज़ोडिएक किलर ही लिख रहा है। वो आज तक नहीं पकड़ा गया। क्या वो जिंदा है? अब जब पकड़ा ही नहीं गया तो मुझे क्या पता। कोई क्लू नहीं मिला, किसी को भी किसी के ऊपर शक नहीं हुआ, किसी को उसके लिए पकड़ा नहीं गया। हाँ, केस की गंभीरता को समझते हुए ज़ोडिएक के पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए थे, और साथ ही उस पर इनाम भी रखा गया था कि अगर इसको कोई बताएगा तो मारा जाएगा, इनाम मिलेगा उसे। अब FBI ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी बढ़ाई, CIA ने भी दिलचस्पी दिखाई, और दोनों ने मिलके काम किया। CIA ने केस को रीड किया। उन्होंने बताया कि हो सकता है ये किलर मिलिट्री से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि ये साइबर और क्रिप्टोग्राफी दोनों का यूज कर रहा था। क्राइम सीन्स पर मिले मिलिट्री के जूते वाले निशान इस चीज का दावा करते थे कि हाँ, वो किलर हो सकता है मिलिट्री से ताल्लुक रखता है। किलर मिलिट्री से ताल्लुक रखता है? सुन के थोड़ा शौक लगा ना? बहुत ही ज्यादा। भाई, ये देशभक्त होते हैं मिलिट्री वाले। हाँ, पर पता है जब ये इनाम रखा गया था कि अब ज़ोडिएक किलर को जो ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा, हाँ, लोगों के बीच में डर बहुत ज्यादा था, और इस डर का फायदा वहां पर बहुत सारे लोगों ने उठाया। पुलिस के पास रैंडम कॉल्स आती थी जिस पर टोटली झूठी जानकारी दी जाती थी कि ज़ोडिएक को मैंने यहाँ देखा, ज़ोडिएक को मैंने वहां देखा, ज़ोडिएक अरे तो मेरे पास ही रहता है, मैं ही ज़ोडिएक हूँ, ऐसे भी चीजें बोल रहे थे। अब जिससे ज़ोडिएक को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होता जा रहा था, क्योंकि कोई सही इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा था। पुलिस ने जब ये सारी चीजें नोटिस कर ली कि अब लोग इसका एक मजाक बना चुके हैं इनाम के चलते, तो उन्होंने इनाम हटा दिया। एंड तभी एक आदमी आता है पुलिस स्टेशन में जो एक चीज बताता है जिससे पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। क्या? वो आके कि मैं ज़ोडिएक हूँ? नहीं, वो आके बोलता है कि तुम्हें जिसकी तलाश है वो मैं हूँ, वो शायद मेरा रूममेट है। वो अभी तक कहाँ था? वो भी तो अपनी जान बचा रहा था ना। अब कैसे बचेगा? अब पता नहीं, शायद उसने रूम छोड़ दिया हो। ओह, वेरी स्मार्ट। है ना, मतलब कि अगर मेरे रूममेट को पता चल जाए मैं पुलिस स्टेशन से होकर आया और उसने अभी अभी कोई कांड किया है,
तो वो तो मुझे ऊपर पहुंचा देगा ना सीधे। मैं रूम नहीं छोड़ूंगी भाई, तब तो पूरा शहर छोड़ना पड़ेगा इससे पहले कि मैं दुनिया छोड़ूं। तो वो शख्स आता है और कहता है कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो मेरा रूममेट एलन है, क्योंकि एलन भी ऐसी बातें करता है, उसे लोगों का शिकार करना पसंद है, वो मिलिट्री में रह चुका है। मतलब खून खराबे से उसका पहले से ताल्लुक है, लेकिन एविडेंस नहीं है। वो खाली अपनी सोच के आधार पे आया था बोलने कि हो सकता है कि मेरा रूममेट हो। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ बातें कर रहा था, उसके पास गन्स थी, वो ऐसी साइको वाली बातें करता था कि लोगों को गुलाम बनाना है एंड मुझे लोगों का शिकार करना ज्यादा कहने को पसंद तो है। मैं भी बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी बोलती रहती हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं कुछ भी कर दूंगी। अगर मुझे लगता है कि 99% एविडेंस तुमसे मैच होंगे तो ऑफ कोर्स। तो मैच हो रहे थे। हाँ, पुलिस जाती है, एलन को उठा लाती है घर से और अच्छे से तबीयत से उसकी पूछताछ की जाती है कि भाई बताओ क्या है, शिकार खातिरदारी। बहुत पसंद था। हाँ। एलन कहता है कि नहीं सर, मैं वो नहीं हूँ, बातें चाहे मैं कुछ भी करूँ बट मैं ज़ोडियक नहीं हूँ। आप मुझे कितना भी फोर्स क्यों ना करें, मैं खुद को ज़ोडियक नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। पुलिस उसे जाने देती है और दोबारा से पुलिस सोचती है कि भाई एलन जिस पर हमें शक था, और शक इसलिए था क्योंकि ये पहले भी जेल जा चुका है एक चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में, ये पब्लिक में नाम अनाउंस ही नहीं किया गया, तब उसके रूममेट को कैसे पता कि हम एलन को ही ढूंढ रहे हैं। पॉइंट। दोबारा से एलन को उठाया जाता है और इस बार उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में वहां पर कई सारी चीजें मिलती हैं, गन्स, नाइफ, बहुत सारी चीजें, जिन जिन वेपन्स से लोगों को मारा जा रहा था। हाँ, बट एक बार फिर से एलन खुद को निर्दोष साबित कर ले जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझसे कितनी भी दफा आप क्यों ना पूछें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जब से जेल से छूटा हूँ तब से अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। और एलन के साथ वो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। तो फिंगरप्रिंट्स तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है ना। अच्छा, तुम अपने फिंगरप्रिंट्स चेंज कर लोगी? अगर हम वो कुछ होता है इंसान कुछ लगा के, कई केमिकल्स ऐसे उसका आते लाई हैं। डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया था जिसमें भी वो सही साबित हुआ तो फिर तुम कहना चाहोगी कि एलन ज़ोडियक किलर नहीं नहीं। था। और आज तक ज़ोडियक किलर का पता नहीं चला। और जो स्केच बनवाया गया था अटैक में जो सरवाइव करे थे उनसे, वो भी कहीं ना कहीं एलन से मैच नहीं कर रहा था। एक ये भी वजह थी एलन को जाने देने की। तो ना फिंगरप्रिंट किसी से मैच हुआ, ना ही स्केच मैच हुआ, और ना ही उस किलर का नाम कुछ भी पता चला। आज तक ये सारे राज बस राज ही हैं। हाँ, एलन के जाने के बाद पुलिस के हाथ फिर से खाली और इस बार एक और शख्स मिला जिसका स्केच मैच कर रहा था। उसका ओह। नाम था रिचर्ड। रिचर्ड को उठाया गया, उसका स्केच तो मैच कर रहा था, लेकिन जब फिंगरप्रिंट्स मैच कराए गए तो नहीं मैच हो रहा तब था। नहीं हुए। उसके बाद 50 लोगों को और उठाया गया इसी बेसिस पे, शक के आधार पर कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट कोई भी मैच नहीं हुआ और सभी को जाने दिया गया क्योंकि सबूत ही नहीं थे। और ज़ोडियक किलर वैनिश हो गया। ज़ोडियक किलर हमेशा के लिए गायब हो गया। ज़ोडियक किलर ने अपने कारनामों से सबके दिलों में दहशत तो बैठाई ही बैठाई, लोगों से तारीफें भी बहुत लूटी, ऐसी कैसी तारीफ। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और ये उसके लिए एक तारीफ थी। ये तो है, उसका पॉइंट ही शायद यही रहा होगा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मुझे अट्रैक्शन चाहिए पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से नहीं तो एटलीस्ट अमेरिका से चाहिए, इसीलिए उसने ये सब किया होगा। और आखिरकार एक रोज फिर से एक लेटर आता है जो खुद को ज़ोडियक किलर का लेटर बताता है, बट इस बार पुलिस उसे हल्के में लेती है क्योंकि काफी वक्त गुजर गया था, ना ही कोई क्राइम केस, ना कोई नई हत्या, ना कुछ ना कुछ। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है ज़ोडियक किलर का नाम लेकर कोई फिर से अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है और ज़ोडियक किलर का केस आज भी बंद और खुला दोनों है, यानी कि लोगों के दिलों में तो उसकी दहशत है बट फाइल्स में वो बंद हो चुकी है। मतलब ज़ोडियक किलर थ्रिल किलिंग करता था और उसके अंदर ईगो की भी प्रॉब्लम कूट कूट के भरी हुई थी। हाँ, और वो जो एक कहावत है ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान छोड़ देता है। और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे ही ज्यादा लंबे होते हैं, मुजरिम की गर्दन तक पहुंचते हैं। इन दोनों चीजों को, इन दोनों कहावतों को हमारे इस किलर ने ऐसा नहीं लगता कि पूरा झूठ साबित कर दिया कि नहीं, ये दुनिया में ये चीज सिर्फ 90% सही हो सकती है, बाकी के 10% तो हम जैसे लोग भी हैं। और क्या, सही बात है। मतलब इतना शातिर, कोई क्लू नहीं छोड़ा। आप ढूंढते रह जाओ, आप ढूंढते रह जाओ मुझे क्राइम की ऐसी दुनिया। तुमने बोला था कि इस पे मूवी भी बनी है ना कोई? हाँ, इस पर मूवी बनी है, द ज़ोडियक किलर। जहाँ तक मुझे याद है वो डेविड ने बनाई थी ना, डायरेक्टर डेविड ने 2007 में ये मूवी। बिल्कुल। ओह वाह, इस पे
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस पे बहुत सारी बुक्स भी बनाई गई हैं, नॉवेल्स भी बनाई गई हैं, कई रिसर्चर्स ने रिसर्च भी करके, साइकोलॉजिस्ट ने भी इस पे बहुत टिप्पणियां करी हैं। हाँ, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इन इसके सब पीछे से। ना मुझे लगता है कि रीजन ये भी है कि हर किसी को लगता है कि जब एक विलन बनता है या फिर वो ऐसे क्राइम केस करने के लिए रेडी होता है हम्म, तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। या तो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या फिर उसके घर में ही कुछ ऐसा चल रहा होता है, उसके बचपन से ऐसा उसने माहौल देखा है, उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो उसको पहले से परेशान करती आई, या फिर कुछ ऐसा डिसऑर्डर जो उसे हमेशा से रहा जिसके बारे में उसने कभी बता नहीं पाई, या वो समाज से कटा रहा सही हमेशा। कह रही हो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं और आजकल के यूथ को अगर हम बेसिकली अपने देखें, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, कहीं भी हो, आपको बाहर से बहुत बढ़िया लगेंगे, बाहर से फिट एंड फाइन एवरीथिंग सब कुछ ओके लगेगा, लेकिन मेंटली हर एक यूथ इतना डिस्टर्ब रहता है, इतना स्ट्रेस में रहता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फ्यूचर के लिए होती है, चाहे वो पास्ट से होती है, चाहे प्रेजेंट में होती है, चाहे किसी भी चीज के लिए होती है। और वो बेचारे तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं जिनको जेनेटिकली ऐसी कोई मेंटली डिसऑर्डर होता है और उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि बॉलीवुड की एक मूवी बनी थी मर्दानी 2, हाँ, जिसमें जो रानी मुखर्जी क्रिमिनल वाली था, ना? राइट, उसमें जो क्रिमिनल था वो भी लेटर्स देता था, वो भी एविडेंस बताता था, वो उनके घर पे जाके कभी उसकी साड़ी चुरा ले जाना, कभी लिपस्टिक से उसके शीशे पे लिख कर आना। एंड जब उसका पास्ट देखा गया तो उसके घर में ही वो चीज पाई गई कि उसके जो फादर थे उन्हें महिलाओं से नफरत थी, वो बस उनकी वही। माँ को मारते थे। तो ऐसा ही कई लोगों का सोचना है कि हो सकता है इस सीरियल किलर का भी पहले से ही कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा पास्ट जरूर रहा होगा जिसकी वजह से ये ऐसा बना, बट क्योंकि ये मिला नहीं तो इसका तो पास्ट भी किसी को नहीं पता। सब शायद काश रहा होगा सबकी इसी अपनी पे एक निर्भर theory। है। मतलब और कुछ हो चाहे ना हो, रियल लाइफ और रियल लाइफ का हीरो बन गया ज़ोडिएक किलर। 1968 में उसने वारदात शुरू की थी और आज तक वो लोगों के दिमाग में जिंदा है। कितनी बड़ी बात है। और शायद वो यही करना चाहता था, इतिहास में अपना नाम लिखना चाहता था। और शायद आगे आने वाले कई जनरेशन तक वो ऐसे ही फेमस रहेगा, लोग उस पर बात करेंगे कि एक ऐसा किलर था। अब जैसे तुमने अभी मुझे ज्ञान दिया है, ऐसे ही ज्ञान मैं अपने से छोटे बच्चों को दूंगी और वो ऐसे ही ज्ञान बांटते ही रहेंगे, क्योंकि ये किलर भाई मूवी बेस्ड किलर नहीं है, ये रियल लाइफ किलर मुझे है। लगता है ना तुम्हें छोटे बच्चों को नहीं बताना चाहिए, कोई इंस्पायर्ड हो गया तो इंस्पायर्ड नहीं होंगे, इतने भी छोटे बच्चों से नहीं बताएंगे, लेकिन अलर्ट तो होंगे ना। हाँ, क्या पता हमारे भी पीछे कोई साइको हो, यू नेवर नो। हम साइकोस को पहचान थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल। मुझे भी लगता है ना कि अगर डेविड और बेटी का जो पहला केस था, अगर वो दोनों आपस में इतने ना खोए होते और थोड़ा ध्यान दे देते कि उनका पीछा कौन कर रहा है, उनके साथ साथ कौन अभी तक चल रहा है, तो शायद उनकी जान बच जाती। बस वही ना, इंसान को अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। आप बट तुम तो किसी अपनी भी धुन में zone रहती रहो। हो। वही मैं हमेशा जोन आउट रहती हूँ। इनफैक्ट मैं ड्राइविंग भी कर रही हूँ तो मेरी निगाह तो सड़क पे होती है, लेकिन मेरा दिमाग एकदम कहीं और ही होता है। दिमाग अलग ही डेट पर गया होता है। तो तुमने ये स्टोरी मुझे बताई, मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि साइको किलर्स से क्या, अपने आसपास सभी स्ट्रेंजर्स से या फिर अपने आसपास वाले सभी क्लोज वंस से भी थोड़ा सा सतर्क रहिए और सुरक्षित भी रहिए। और रात में अभी जब सोइएगा तो प्लीज कमरे की लाइट्स को ऑफ बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि क्या पता अगली जो दस्तक हो दरवाजे पे वो ज़ोडिएक किलर की ही हो। और इसी के साथ अब लेते हैं हम आपसे विदा। मिलते हैं मुलाकात होती है लेकर अगली- के कुछ एक नई स्टोरी, अगली रहस्यमय स्टोरी जिसमें होंगे ढेर सारे सस्पेंसेस, ढेर सारे थ्रिल और ढेर सारे चिट चैट। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। टेक केयर, गुड नाइट।